तो यहाँ पर अब हम एक नई थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड मैक्स प्लैंक थ्योरी। और ये थ्योरी जो दो एक्सपेरिमेंट दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या फिर कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये थ्योरी मैक्स प्लैंक थ्योरी इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करती है। किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर। क्लासिकल फिजिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और इस थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स आपने लिखे थे उसमें एक पोस्टुलेट जो लिखा था वो ये था कि एनर्जी इज एमिटेड कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और ये रेडिएशंस कैसी होती हैं, वेव्स की जैसी, फ्रॉम अ बॉडी। तो हमने अभी देखा कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए उसके सराउंडिंग से, तो उस बॉडी में से रेडिएशंस निकलने लग जाती हैं। ये रेडिएशंस वेव्स की फॉर्म में होती हैं और ये रेडिएशंस कंटिन्यूअसली निकलती रहती हैं इस बॉडी में से। मैक्स प्लैंक ने बोला इस पॉइंट के अंदर जो है वो कुछ मिस्टेक है, इसको करेक्ट करते हैं इस तरीके से। तो इन्होंने ये बोला कि ये बॉडी जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसमें से रेडिएशंस कंटिन्यूअसली नहीं निकलेंगी बल्कि डिसकंटिन्यूअसली निकलेंगी। तो इन्होंने बोला कि एनर्जी इज एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड क्वांटा। तो ये जो डिसकंटिन्यूअसली रेडिएशंस निकल रही हैं, ये जो छोटी छोटी रेडिएशंस हमने बनाई हैं, इनको बोला जाएगा क्वांटा। इसको हम फोटॉन भी कहते हैं, क्वांटा इज आल्सो कॉल्ड फोटॉन। तो ये जो क्वांटा निकल रहे हैं इनकी आप एनर्जी निकाल सकते हो इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन प्लैंक ने दी थी टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनी क्वांटा, और इस क्वांटा की एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय दिस बॉडी। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो कितनी एनर्जी एमिट करेगी अगर फ्रीक्वेंसी पता है उस रेडिएशन की हमें तो। और इस इक्वेशन के साथ साथ प्लैंक ने एक इक्वेशन और दी थी। ये इक्वेशन मैं यहां पर लिख देता हूं। ये इक्वेशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ एक्सप्लेन कर पाती है। ये इक्वेशन थी इक्वेशन फॉर रेडियंस। रेडियंस क्या होता है ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता यहां पर कि टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 पाई c स्क्वायर अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 1 अपॉन e टू द पावर hc अपॉन लैम्डा kt माइनस 1। इस इक्वेशन में दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। इसको हम लिख देते हैं फैक्टर 1 और इसको लिख देते हैं फैक्टर 2। इन दोनों फैक्टर के वेरिएशन की वजह से ये ग्राफ ऐसा बनता है। यहां से इधर वाला जो पार्ट है दिस इज पार्ट फर्स्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये पार्ट फर्स्ट हो गया और ये पार्ट हो गया सेकेंड। तो अब देखो बच्चों, किसी भी बॉडी का जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसमें से जो रेडिएशंस बाहर निकलती है, इस साइड है शॉर्ट वेवलेंथ, इस साइड है लॉन्गर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जब छोटी होती है तो ये वाला पार्ट जो है वो डोमिनेंट रहता है। तो इनिशियली जैसे जैसे हम किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगते हैं तो उसका ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ राइज करता रहता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये लाइन और भी ज्यादा स्टीप हो जाएगी, तो दिस पार्ट इंक्रीजेस। और जैसे जैसे वेवलेंथ बड़ी होती जाएगी ये वाला पार्ट जो है वो डोमिनेंट होने लग जाएगा। तो यहां पर दो ही चीजें हैं, वेवलेंथ छोटी करोगे तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो डोमिनेट करेगा, वेवलेंथ बड़ी करोगे तो सेकंड फैक्टर जो है वो डोमिनेट करेगा। फर्स्ट फैक्टर डोमिनेट करेगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये लाइन को ऊपर की तरफ ले जाएगी। सेकंड फैक्टर डोमिनेट करेगा तो ये डिनोमिनेटर में लिखा होगा वो भी एक्सपोनेंशियल, ये लाइन को नीचे की तरफ ले जाएगा। तो ये इक्वेशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ को एक्सप्लेन कर देती है जो मैक्स प्लैंक ने दी थी। तो इस वजह से मैक्स प्लैंक जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पाया। अब क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर ये बात बोली
जो क्लासिकल फिजिक्स सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को सही मानता था। तो उस टाइम पर लोगों ने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैक्स प्लैंक ने 1900 में जो थ्योरी दी, लोगों ने इनकी बात को ज्यादा गौर से नहीं सुना। तो ये हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे आज के टाइम पे सिनेरियो है। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट खड़ा होकर कोई बात बोलता है तो पूरी दुनिया उसको बड़े गौर से सुनती है, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। लेकिन ये जो साइंटिस्ट थे, ये उस टाइम पर इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं थे। तो जो बाकी लोग थे जो साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, उन्होंने इनकी बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अब इसके बाद में क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। अब क्या होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन जो थे वो उस टाइम पर काफी जीनियस साइंटिस्ट माने जाते थे। तो ये एक तरीके से ये मान लो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह हो गए। इन्होंने जो बात कह दी वो सभी ने बड़े आराम से मान ली, बिना किसी ओपोजिशन के। इन्होंने ये बोला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, वो इस थ्योरी का यूज करके एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। और जब इन्होंने इस थ्योरी का यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, तो इन्होंने एक इक्वेशन यहां पर यूज की। इस इक्वेशन को हम आइंस्टाइन इक्वेशन भी बोलते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फिर लोगों ने इस थ्योरी को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। तो यहां से इस थ्योरी का ये कह लो कि भाई इंपॉर्टेंस बढ़ गया, जब आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स थ्योरी का यूज किया। तो मैक्स प्लैंक की थ्योरी जो है, अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर रिजल्ट जो है वो देख लेते हैं, और फिर हम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो इक्वेशन दी गई थी इसको भी समझ लेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बस इतना ही आता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। प्लैंक थ्योरी जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करती है। मैक्स प्लैंक ने एक इक्वेशन दी थी, ये इक्वेशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ एक्सप्लेन कर देती है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ मैक्स प्लैंक थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो मैं प्लैंक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स जो है ये लिख रहा हूं यहां पर। जब इंपॉर्टेंस मिलने लग गई इसको, तो फिर लोगों ने जो है वो इसके पोस्टुलेट्स को ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब तुम भी इसके पोस्टुलेट्स जो है वो यहाँ पर ध्यान से देख लो कि किस तरीके से मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी को सामने रखा था। तो यहाँ पर इसके पोस्टुलेट्स आ जाते हैं। ये है पोस्टुलेट्स। सबसे पहला पोस्टुलेट है कि ईच रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। तो हर एक रेडिएशन में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और उस एनर्जी को बोला जाता है रेडिएंट एनर्जी। सेकंड पॉइंट आता है रेडिएंट एनर्जी या तो एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, लेकिन कैसे? डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड क्वांटा। और इस क्वांटा की एनर्जी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं E इज इक्वल टू एच म्यू से। म्यू क्योंकि C इज इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा होता है, हमने पीछे लेक्चर में देखा था रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब पुट करेंगे म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा हो जाएगा। इस इक्वेशन में पुट कर दो तो ये नई रिलेशन भी आ जाती है। इन दोनों ही इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो मिल जाएंगे। अभी आपको जो प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, इन प्रॉब्लम्स में आप ऐसे न्यूमेरिकल देखोगे जो इनके ऊपर बेस्ड है। ये दोनों ही इक्वेशंस यूज की जाती हैं एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, फोटोन की या फिर कह लो क्वांटा की। और लास्ट एक और पॉइंट आ जाता है दी एनर्जी एमिटेड फ्रॉम अ बॉडी इज an integral multiple of
एच म्यू, मतलब क्या हुआ, E इज इक्वल टू एन एच म्यू, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। तो कोई भी बॉडी या कोई भी सोर्स जो रेडिएशंस एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी अगर हम एनर्जी की वैल्यू बताएं, तो जैसे ये बॉडी है, इससे ये फोटॉन्स निकले, तो कितने फोटॉन हो गए, 1 2 3, तो 3 फोटॉन है। एक फोटॉन की एनर्जी किससे निकालते हैं हम, E इज इक्वल टू एच म्यू से। तो 3 फोटॉन है, तो 3 फोटॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच म्यू प्लस एच म्यू प्लस एच म्यू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 एच म्यू। तो 3 इंटू एच म्यू, तो जितने फोटॉन्स निकलेंगे इस रेडिएशन के अंदर, उसको मल्टीप्लाई कर दो एक फोटॉन की एनर्जी से, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी जो इस रेडिएशन की फॉर्म में बाहर आई। तो ये थी मैक्स प्लैंक की थ्योरी और इसके पोस्टुलेट। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स करके दिखा रहा हूं जो इन दो इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ टू रेडिएशंस, one of which has a wavelength 300 nanometer and the other has 600 nanometer. Question है, calculate energy of two radiations, one of which has wavelength 300 nanometer and other has 600 nanometer। कैसे निकालोगे, मान लो ये फर्स्ट रेडिएशन है और यहां सेकंड रेडिएशन है। फर्स्ट रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी दी गई, 300 नैनोमीटर, दूसरी वेवलेंथ की रेडिएशन 600 नैनोमीटर। हमसे पूछा गया है इसकी एनर्जी कितनी होगी। अभी आपको इक्वेशन लिख के दिखाइए इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब देखो यहाँ पर E इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लेमडा, ये फॉर्मूला लगेगा दोनों तरफ। इस फॉर्मूले में H क्या होता है, H इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। इस फॉर्मूले में H प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। याद रख लेना ये वैल्यू। तो ये वैल्यू फिक्स है। c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि रेडिएशन जो है वो किसी भी बॉडी से जब निकलेगी तो वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगी, तो इस वजह से c नहीं दे रखा। तो हम यहाँ पर 6.626 into 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ दे रखी है नैनोमीटर में, इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में, तो ये क्या आ जाएगा 300 into 10 की पावर माइनस 9 मीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो रहेगा जूल के अंदर। तो ये सीधा ही कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 6.626 into 10 की पावर माइनस 19 जूल। 6.626 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये आ गया फर्स्ट एनर्जी की वैल्यू E1 जो 300 नैनोमीटर की रेडिएशन में होगी। ऐसे ही आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे H की, C की और लेमडा की और कैलकुलेट कर लोगे एनर्जी ऑफ सेकंड रेडिएशन। तो ये कितनी आएगी, ये यहां पर देख लो, E2 इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय लेमडा 2। H की वैल्यू दे रखी है वेवलेंथ 2 दे रखी है 600 नैनोमीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3.313 into 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब देखो E1 कितना आया था 6.626 into 10 की पावर माइनस 19 जूल। यहाँ पर वेवलेंथ कितनी थी 300 नैनोमीटर, यहाँ वेवलेंथ कितनी है 600 नैनोमीटर। तो एनर्जी ज्यादा किसकी आ रही है, जिसकी वेवलेंथ छोटी है
इसकी एनर्जी ज्यादा आ रही है, जिसकी वेवलेंथ बड़ी थी इसकी एनर्जी छोटी आ रही है। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। अब इसको अगर डेली लाइफ में अप्लाई करें तो अभी आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था पिछले लेक्चर में, एक लोहे की रॉड है, इसको हमने गर्म कर रखा है। सबसे पहले इसका कलर आता है रेड, और ज्यादा गर्म कर देते हैं तो कलर हो जाता है ब्लू। तो अब ये बताओ, अगर कोई लोहे का टुकड़ा तुम्हें ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो ज्यादा गर्म होगा। ज्यादा गर्म का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, उसमें से रेडिएशन ज्यादा निकल रही है, इस वजह से वो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ छोटी है, वेवलेंथ छोटी है तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। वहीं अगर उसी के साथ में हम एक लोहे का टुकड़ा और रख दें जो हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा हो, तो रेड कलर का मतलब क्या होगा, वेवलेंथ ज्यादा, और वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ब्लू कलर के कंपैरिजन में वहां पर एनर्जी कम है। तो ये इक्वेशन प्रैक्टिकली भी अप्लाई हो जाती है हमारे सराउंडिंग में जो हम रिजल्ट्स देखते हैं उनके ऊपर। तो ये हो गया मैक्स प्लैंक थ्योरी और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल जो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। अब हम एक्सप्लेन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको किस तरीके से आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया इस थ्योरी का यूज करके। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये एक्सपेरिमेंट 1887 में हेनरी हर्ट्ज, ये साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट को रखा गया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और 1887 में किया था इन्होंने क्या देखा कि जब कोई मेटल जैसे कि सीजियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इसकी सरफेस के ऊपर अ बीम ऑफ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, कोई भी रेडिएशन नहीं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब इस मेटल की सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक करती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ये ऑब्जर्व किया हर्ट्ज ने 1887 में इन तीन मेटल्स की सरफेस के ऊपर। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए गए। पहला ऑब्जर्वेशन था कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही रेडिएशन स्ट्राइक करेगी तभी यहां से इजेक्ट हो जाएंगे, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि तीन अलग अलग मेटल्स, इनके ऊपर जब रेडिएशंस डालते हैं तो इन तीनों की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, रेडिएशंस की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो अलग अलग है। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे सीजियम का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन उससे अलग फ्रीक्वेंसी पे निकलेगा, रुबीडियम का इलेक्ट्रॉन इन दोनों से अलग फ्रीक्वेंसी पे निकलेगा। मतलब हर एक मेटल की अलग फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की गई हर्ट्ज के द्वारा 1887 में, और यहां से इनको अपने इस एक्सपेरिमेंट का कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं मिला। ये अपने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम पर क्लासिकल फिजिक्स जो थी वो ज्यादा प्रिविलेंट थी, और क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट नहीं था जिससे हम इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर पाते। तो ऑलमोस्ट 13 साल तक ये एक्सपेरिमेंट जो है वो अनरीजनेबल, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रहा। फिर जब 1900 में मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी को सामने रखा तो उसके बाद आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक की थ्योरी का यूज करके इस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया। अब एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन कैसे देते हैं वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। आइंस्टाइन ने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया। मान लो ये जो मेटल है ये है हमारा सीजियम, तो इस मेटल की सरफेस पे सीजियम के एटम होंगे। अब सीजियम के एटम में क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और इसका न्यूक्लियस होगा। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स और इस न्यूक्लियस के बीच में काम करता है। अब मैंने इस मेटल के ऊपर क्या डाला, एक रेडिएशन डाली, और इस रेडिएशन की क्या थी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि प्लैंक ने तो यही बोला है कि जो रेडिएशन आएगी वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आएगी और इन रेडिएशंस की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये अगर आपको पता है तो आप एनर्जी निकाल सकते हो E = h से। तो जो रेडिएशन यहां पर आएगी इस एटम की सरफेस पे आके गिरेगी, ये रेडिएशन तभी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल सकती है अगर इस रेडिएशन में इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी एनर्जी अवेलेबल हो। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो इस रेडिएशन के पास अगर होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल पाएगा। अगर इस रेडिएशन की एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से कम है तो ये रेडिएशन यहां से इस इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकती। तो आइंस्टाइन ने ये बात एक्सप्लेन की इस इक्वेशन का यूज करके कि इस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो आप इस इक्वेशन का यूज करके निकाल लो। इस रेडिएशन की एनर्जी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अगर इसकी एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से कम है तो नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, और अगर इसकी एनर्जी रेडिएशन की एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा प्लस किसी डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा प्लस गेन स्पीड इन अ डायरेक्शन। तो अब देखो बच्चों यहां पर ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए, इस आयोनाइजेशन एनर्जी को हम मान लेते हैं h म्यू नॉट। h म्यू नॉट आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है जो इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए यहां से निकलने के लिए, और इस आयोनाइजेशन एनर्जी को यहां पर हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन का। तो इसमें अगर म्यू नॉट को बोला जाए, म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वो फ्रीक्वेंसी, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन के अंदर होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो यही इक्वेशन अप्लाई हो गई। इस रेडिएशन में अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के जितनी एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अगर इससे कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, और ज्यादा एनर्जी होगी तो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में स्पीड गेन कर लेगा। तो इसको इन्होंने ये लिखा, इफ एनर्जी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन h म्यू, तो h म्यू इज इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। This is the energy of incident radiation. This is called work function, and this is called kinetic energy of ejected electron. तो इस तरीके से आइंस्टाइन ने प्लैंक्स थ्योरी का यूज करके और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी और ये एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया होगा। इस इक्वेशन के अंदर ये जो टर्म्स हैं, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनको आप ध्यान रख लेना क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड पूछे जाते हैं। वर्क फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, और आपने 10th क्लास में पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज नॉट सेम,
किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सेम नहीं रहती। तो इस वजह से वर्क फंक्शन की यूनिट आपको जूल भी देखने को मिल जाएगी, किलो जूल भी देखने को मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी देखने को मिल जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना। ये कन्वर्जन याद रखना क्योंकि अब हम जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं उसमें ये यूज होगा। तो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करके दिखा रहा हूं। यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन दिया गया, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 angstrom, it fall on the metal surface whose work function is 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें फाइंड करना है सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो देखो बच्चों, अभी आपको बताया था मैंने, ये वर्क फंक्शन जो दिया गया है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। तो हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वही कन्वर्जन फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल। एनर्जी निकालो फोटोन की। तो हमें लाइट रेडिएशन दे रखी है। अब फोटोन तो किस में आएगा, लाइट रेडिएशन में ही आएगा, इस तरीके से छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। तो इस एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो प्लैंक्स इक्वेशन में दिया गया था E इज इक्वल टू h म्यू। एक फोटोन की एनर्जी h म्यू के बराबर होती है। म्यू हमें पता नहीं है लेकिन हमें लैम्डा दे रखा है। तो अभी हमने एक इक्वेशन और लिखी थी hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा होता है। h की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻34। c कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा कितना दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻10 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास एनर्जी, और ये एनर्जी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2.48। अभी तो हमने जूल में निकाली 3.97 इंटू 10⁻10 जूल। 3.97 माइनस 19 जूल। तो ये वैल्यू आ गई एनर्जी की। ये एनर्जी है इस इंसिडेंट रेडिएशन की। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस इक्वेशन का हम यूज पीछे भी कर चुके हैं। किसी भी रेडिएशन के अंदर कितनी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू h म्यू जो है उससे आप कैलकुलेट कर लो। अब दूसरी चीज क्या दे रखी है, ये रेडिएशन इस मेटल की सरफेस पे गिरती है और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो रहा है। इजेक्ट हो रहा है मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसलिए हमें वर्क फंक्शन दे दिया। वर्क फंक्शन क्या होता है, कितनी एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए। तो मूव नहीं करना, सिर्फ बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ही एनर्जी होती है जो बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है। h म्यू इज इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये क्या है, ये वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है जिससे इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ये हम निकाल चुके हैं। रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, तो ये आ रही 3.97 इंटू 10⁻19 जूल। और वर्क फंक्शन हमें दे रखा था, कितना दे रखा था 1.9, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे जूल में कन्वर्ट करने के लिए। तो कितना आ जाएगा 3.04
इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल प्लस काइनेटिक एनर्जी हमसे कैलकुलेट करवाई गई है क्वेश्चन में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3.97 इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस 3.04 इंटू 10 की पावर माइनस 19, सब्ट्रैक्ट कर लो इसको और काइनेटिक एनर्जी निकाल लो यहाँ पर। तो यह आ जाएगा 0.93 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको आज जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना इनकी। तो ये हमारा प्लैंक्स थ्योरी और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी जिसके लिमिटेशंस निकल के आए, ये दो एक्सपेरिमेंट ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो अगला मॉडल दिया गया, बोर्स मॉडल ऑफ एटम।